ऑपरेशन सिंदूर के बाद से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि पर गहरा प्रभाव पड़ा है। एक तरफ पूरी दुनिया भारतीय सेना का प्रदर्शन देखकर सहम उठी है, वहीं दूसरी तरफ विकसित देशों में भारत के सैन्य बल को लेकर चिंता उठ गई है। भारत पाकिस्तान के विवाद के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई बातें कही। जब तक वो विवाद खत्म नहीं हुआ, तब तक रोज नए तरीके के बयान अमेरिकी राष्ट्रपति के एक्स अकाउंट से आते रहते थे। विवाद खत्म होने के बाद अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर के साथ अमेरिका में भेंट भी की। ऐसे में यह बात साफ हो जाती है कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और अमेरिका के बीच में वह भाईचारा नहीं नजर आ रहा है जो भारत और रूस के बीच में हमेशा नजर आया करता है। यूक्रेन में चल रहे युद्ध के कारण रूस को बहुत नुकसान झेलना पड़ा है, चाहे वो आर्थिक स्तर पे हो या उनकी सैन्य ताकत की स्तर पे हो। यूक्रेन के ऑपरेशन स्पाइडर वेब के बाद से रूस ने ऐसे कई जहाज गंवा दिए हैं जो अब बनते भी नहीं हैं और ना उन्हें दोबारा बनाया जा सकता है। भारत एक प्रगतिशील देश है, लेकिन आज भी हम अकेले अमेरिका जैसे देश का आर्थिक मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। ऐसे समय में एक ही विकल्प बचता है, चीन। चीन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक है। चीन का सैन्य बल बहुत शानदार है और वह भारत के बाद सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। अमेरिका के दबाव का मुकाबला करने में चीन एक बहुत अहम कड़ी बन सकता है, लेकिन ऐसा तभी होगा जब चीन और भारत की सरकारें सही कूटनीति का इस्तेमाल करें। बीते कई सालों में चीन भारत के संबंध बहुत ज्यादा बिगड़ गए। 2020 में सीमा विवाद को लेकर गलवान घाटी में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर भारतीय सेना के जवान चीनी सेना के जवानों से भिड़ गए। बिना हथियारों के यह लड़ाई पत्थर, लकड़ी और मुक्के से हुई। दोनों ही देशों ने भारी मात्रा में जवान खोए। इस विवाद का परिणाम यह निकला कि भारत ने चीन के बनाए ऐप्स जैसे टिकटॉक बैन कर दिए। भारत ने यह सिद्ध कर दिया कि सीमा की स्थिति ही संबंधों की स्थिति तय करेगी। 2023 में चीन के नक्शे में अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन को चीन का हिस्सा दिखाया गया। भारत ने इसके खिलाफ आपत्ति दर्ज की। अब 2025 में चीन और भारत के बीच संबंध वापस अच्छे करने की पहल हो रही। दोनों ही देशों ने आपस में हवाई यात्रा फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा अब फिर से शुरू कराई जाएगी। जुलाई में चीन के नागरिकों के लिए भारत के पर्यटक वीजा भारत सरकार ने उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। 18 अगस्त को विदेश मंत्री वांग यी भारत आए और अजीत डोभाल, एस जयशंकर और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। रेयर अर्थ मिनरल्स और यूरिया फर्टिलाइजर के व्यापार पर लगाए गए प्रतिबंध चीन ने हटा दिए। अब 31 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी खुद चीन जाएंगे, जहां वो एससीओ समिट का हिस्सा बनेंगे। 2018 के बाद यह प्रधानमंत्री की पहली चीन यात्रा होगी। ट्रंप के टैरिफ से जो भी आर्थिक खतरा भारत और अन्य देशों पर आएगा, उस आर्थिक खतरे से जूझने के लिए चीन का समर्थन बहुत जरूरी है। यह सिर्फ अच्छी कूटनीति और विदेश नीति की बात नहीं है, इसमें एक और पहलू है। चीन, रूस और भारत तीनों मिलकर एक नया संस्थान खड़ा करें जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिकी ताकत को चुनौती दे सके। सोवियत संघ के विनाश के बाद से रूस के पास वह ताकत नहीं बची है जिसका इस्तेमाल सोवियत संघ करता था ताकि वो अमेरिका से लड़ सके। जहां तक चीन की बात है, वह एक मजबूत अर्थव्यवस्था है, लेकिन बिना राजनीतिक ताकत के वो पश्चिमी गुट का सामना अकेले नहीं कर सकता है। भारत ही एक ऐसी कड़ी है जो रूस और चीन को एक करके एक ऐसी संस्थान खड़ी कर सकता है जो अमेरिकी ताकत को चुनौती दे सके। लेकिन इसमें एक और बात चिंताजनक है। यह पहली बार नहीं है जब भारत के शीर्ष नेतृत्व ने कोशिश की है कि चीन और रूस के साथ अमेरिका से दूर हटकर एक अलग भाग बनाया जाए दुनिया का। पहले भी एक कोशिश पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। उनके बाद इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह सबने अपने कार्यकाल में कई पहले की जिससे भारत और चीन के संबंध अच्छे हों। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पहले कार्यकाल की शुरुआत में ही चीन का दौरा किया था। इसके बावजूद इतने सारे विवाद खड़े हो गए और अब जाकर प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से निकल गए हैं चीन के साथ संबंध अच्छे करने। क्या प्रधानमंत्री मोदी वो कर पाएंगे जो नेहरू से नहीं हो पाया, इंदिरा गांधी से नहीं हो पाया या किसी और प्रधानमंत्री से एक अच्छे स्तर पर नहीं हो पाया? क्या अब समय आ गया है कि ट्रंप के रवैये से परेशान होकर चीन आखिरकार भारत को एक घनिष्ठ मित्र के तौर पर देखने लगेगा और रूस के साथ मिलकर एक नया गुट बनाएगा?